कॉलेज में 2 जूनियर डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। दोनों डॉक्टरों की ड्यूटी वहां के सुतानिया अस्पताल में भी लगी थी। बताया गया कि दोनों डॉक्टरों के संपर्क में करीब 250 से ज्यादा लोग आए हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन ने सारे स्टाफ को क्वारंटीन होने की सलाह दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से। गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 जूनियर डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दोनों डॉक्टरों की ड्यूटी वहां के सुतानिया अस्पताल में लगी थी। बताया गया कि दोनों डॉक्टरों के संपर्क में करीब 250 से ज्यादा लोग आए। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन ने सारे स्टाफ को क्वारंटीन होने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 10वीं क्लास के एक छात्र ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक टनल तैयार किया। छात्र ने दावा किया कि इस टनल को कबाड़ से बनाया गया है, जिसे तैयार करने में प्लास्टिक के पाइप के कुछ टुकड़ों समेत कुछ दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल किया गया। इस टनल को मकान के एंट्री गेट पर लगाया गया है ताकि अंदर जाने से पहले लोग इस टनल में खड़े होकर खुद को सैनिटाइज कर सकें। खड़े होता है तो यहाँ चालू होता है और हटने से फिर तुरंत बंद हो जाता है। केवल घर के लोग ही नहीं बल्कि पुलिस वाले और इलाके के दूसरे लोग भी खुद को सैनिटाइज करने के लिए इस टनल का इस्तेमाल करते नजर आए, जिसकी जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता मोहन मरकाम ने छात्र की इस पहल की तारीफ की। छोटे से छात्र ने एक जुगाड़ करके बनाया है, ये हम सबको इसका पालन करना चाहिए। कोरोना के मुद्दे पर दिल्ली में हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में मंत्री और अधिकारी मास्क पहने नजर आए। अब तक सरकार की सभी बैठकों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों ने मास्क भी लगाया। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इन सभी लोगों ने मास्क लगाकर केवल अपनी सुरक्षा ही नहीं की बल्कि लोगों को भी मास्क लगाने का संदेश दिया। कि एक N95 मास्क है, वह एक बार यूज करने के बाद 8 घंटे तक यूज किया जा सकता है। अब हम उसको 8 घंटे यूज करे बिना केवल एक बार एक पेशेंट को देखें, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करके दोबारा एक N95 मास्क यूज करें तो वह मिसयूज होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रैशनलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है उसको प्रॉपर फॉलो करें। स्पेन के मालगा में लॉकडाउन लागू होने की वजह से लोगों ने बालकनी से ही अपने त्योहार ईस्टर की रस्में निभाई। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक करीब 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक है। लेकिन वहां लोगों ने लॉकडाउन के बीच भी त्योहार मनाने का रास्ता निकाल लिया। इलाके के लोग अपनी बालकनी पर निकल आए और एक साथ मिलकर प्रार्थना की। इस दौरान खिड़कियों पर खड़े कुछ लोग घंटियां बजाते दिखे। लोगों ने वहीं से एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और ईसा मसीह को याद किया। कई लोगों ने घर के अंदर ही ईसा मसीह की मूर्ति के सामने प्रार्थना की और त्योहार की दूसरी रस्में भी निभाई। स्पेन के इस इलाके में ईस्टर के मौके पर हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वहां की सड़कों पर सन्नाटा छाया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी कोरोना वायरस से बचने के लिए N95 मास्क लगाने की वजह से वहां के डॉक्टरों के निशाने पर आ गए। पाकिस्तान में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इस मास्क की जबरदस्त किल्लत है। इसलिए एक दिन पहले जब लाहौर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति N95 मास्क लगाए नजर आए तो डॉक्टरों ने उन्हें नसीहत देनी शुरू कर दी कि इस मास्क की जरूरत नेताओं को नहीं बल्कि कोरोना वायरस के इलाज में जुटे डॉक्टरों और नर्सों को है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने तो बयान जारी करके इसकी आलोचना की और मांग की कि पाकिस्तान के नेता और नौकरशाह अगर N95 मास्क डॉक्टरों के लिए ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। डॉक्टरों की बवाल मचाने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ट्विटर पर सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने चीन से मिला पुराना मास्क पहना था और उसकी डोरी भी टूट गई, इसलिए अब वो सामान्य मास्क का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से पटना में पुलिस ने एनसीसी की मदद ली। एनसीसी के कैडेट भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की मदद के लिए उतर आए और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते दिखे, जिसकी झलक पटना के सब्जी बाजारों में दिखी, जहां जगह जगह एनसीसी के कैडेट नजर आए। इनके हाथों में तख्तियां दिखी जिनके जरिए आपस में दूरी बनाकर रखने और मास्क लगाने की अपील की गई। आपस में दूरी बनाए रखें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग हो सके और ये जानलेवा बीमारी से हम
अपने और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। यही नहीं, अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई। लॉकडाउन के बावजूद पटना के सब्जी बाजार में सुबह शाम भीड़ होती है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए दुकानों के बाहर गोला बनाकर ग्राहकों को इसी दायरे में रहने को कहा जा रहा है। एनसीसी कैडेटों की मुहिम का असर सब्जी बाजार में दिख भी रहा है। कोरोना के खतरे के बीच वाराणसी नगर निगम ने पुलिस वालों के हाथ धोने के लिए कई मोबाइल वैन तैयार की है। इन गाड़ियों को कई चौराहों पर खड़ा किया गया है, जहां पुलिस वाले अपने हाथ धोते नजर आए। इन गाड़ियों में पानी की टंकियां लगाई गई है, जिनमें कई नल लगे हैं, जिनकी मदद से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अपने हाथों को धो सकते हैं। बेसिन और साबुन का इंतजाम भी इस खास वैन में किया गया है। नगर निगम ने कोरोना से बचाव के लिए खास तौर पर पुलिस वालों के लिए इस सुविधा की शुरुआत की है। तो देखिए, वाराणसी में कई मोबाइल वैन का इंतजाम किया गया है। इसमें बेसिन और साबुन की व्यवस्था की गई है ताकि लोग इसमें हाथ धो सके, और पुलिस कर्मियों के लिए खास तौर पर इस वैन का इंतजाम किया गया है ताकि लोग हाथ धो सके। पुलिसकर्मी जो दिन रात ड्यूटी में लगे हैं वो कोरोना से बचाव कर पाए। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से इटली का वेनिस शहर वीरान हो गया। इटली में कोरोना की वजह से अब तक 17,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और तकरीबन सभी बड़े शहर पूरी तरह बंद पड़े हैं। कभी पर्यटकों से खचाखच भरी रहने वाली नहरें सुनसान नजर आईं। शहर के बीच से गुजरने वाली नहरों में जहां बोटिंग हुआ करती थी, वहां की नावें अब किनारे खड़ी दिखी। इन नहरों में रोजाना हजारों सैलानी नाव की सवारी का मजा लेने के लिए जुटते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब वहां की रौनक ही खत्म हो गई। नहरों पर बने जिन पुलों पर लोगों का जमघट लगा रहता था, वहां सन्नाटा पसरा दिखा। इतना ही नहीं, आसपास के इलाके भी वीरान नजर आए। तमिलनाडु के मदुरई में ड्रोन की मदद से एक अस्पताल के आसपास दवा का छिड़काव किया गया। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। यही वजह रही कि अस्पताल के चारों तरफ दवा का छिड़काव करने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। इस ड्रोन के जरिए अस्पताल के आसपास की ज्यादातर जगहों को सैनिटाइज करने की कोशिश की गई। साथ ही कुछ सफाई कर्मचारी भी वहां साफ सफाई करते दिखाई दिए। तो देखिए, अस्पताल के आसपास ड्रोन के जरिए यहां पर इलाके को सैनिटाइज किया गया। आसमान से सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। ड्रोन के जरिए यहां पर पूरे इलाके को साफ किया गया। दवा का छिड़काव इसके जरिए किया गया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में राज्यपाल की ओर से नामित सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के बीच संवैधानिक संकट टालने के लिए फैसला किया, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अभी राज्य के विधानमंडल में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, जबकि संविधान के मुताबिक उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। इस हिसाब से उन्हें 28 अप्रैल से पहले एमएलए या एमएलसी बनना होगा, क्योंकि उन्होंने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव भी टाल दिया गया, इसलिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि सीएम उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में सदस्य मनोनीत किया जाए। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में लॉकडाउन के समय कुछ लोगों को रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि वहां के कवरपुरा इलाके में बनी चेकपोस्ट के पास 2 युवकों ने पुलिस से बदसलूकी की, जिसके बाद कुछ महिलाएं भी वहां आ गई, पुलिस पर पत्थर फेंकने लगी। अचानक हुए इस हमले ने पुलिस को संभलने का मौका नहीं दिया। हालांकि हंगामे के समय पास के खेतों में काम करने वाले किसानों ने पुलिस की मदद की, जिसकी वजह से पुलिस पर पथराव करने वाली महिलाएं वापस चली गईं। लेकिन बाद में पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए तो उन्होंने टोका कि भाई ये लॉकडाउन चल रहा है, आप इस तरह ना घूमें। इसी बात से नाराज होकर वो मोटरसाइकिल छोड़कर अपने परिजनों को बुला लाए और उन कर्मचारियों के ऊपर पत्थर फेंके। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी का संगठन का चुनाव ऑनलाइन कराने का प्लान फेल हो गया, क्योंकि आरोप लगा कि राजस्थान के यूथ कांग्रेस के ऑनलाइन चुनाव में हैकिंग की गई। राज्य में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हारने वाले मुकेश भाकर ने इस मामले में दिल्ली में केस भी दर्ज करवाया था, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने मामले की जांच करवाई और हैकिंग के आरोप को सही माना और 3 मार्च को राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुमित भगासरा को पद से हटा दिया गया। यही नहीं, आलाकमान ने ऑनलाइन चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे मुकेश भाकर को राजस्थान यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया।
देश भर में ऐसा पहली बार हुआ था जब यूथ कांग्रेस ने किसी राज्य में ऑनलाइन चुनाव करवाए। राहुल गांधी ने गुटबाजी और धांधली से निपटने के लिए यह प्लान बनाया था, लेकिन पहले ही प्रयोग में इस पर सवाल खड़े हो गए। अहमदाबाद में कोरोना वायरस को हराकर अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे रवि कुली नाम के एक आदमी का उनकी कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ताली बजाते दिखे। यही नहीं, कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों ने मुंह पर मास्क भी पहन रखा था। लोगों के स्वागत का जवाब रवि कुली ने हाथ उठाकर सभी को धन्यवाद कर दिया। अमेरिका के ओहायो में एक आदमी ने कुछ लकड़ियों की मदद से जिम तैयार कर लिया। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में वहां सभी जिम भी बंद कर दिए गए हैं। यही वजह रही कि ओहायो में रहने वाले इस आदमी ने खेतों के बीच कई पेड़ों की टहनियों और तनों को काटकर लकड़ियों का इंतजाम किया और उनसे तरह तरह की मशीनें बना डाली। लकड़ियों की इन मशीनों को तैयार करने में उसे 2 हफ्ते लगे। इस जिम को तैयार करने के दौरान उसने लकड़ियों से ही कसरत में काम आने वाले कई भारी भरकम डंबेल और प्लेट भी बनाई। लकड़ियों से बने इस जिम में हर वो चीज दिखी जो आमतौर पर जिम में दिखाई देती है। जिम के तैयार होने के बाद इस आदमी ने वहां एक्सरसाइज कर पसीना बहाया। वो कसरत करने के बाद काफी खुश भी नजर आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बीजेपी जिला अध्यक्ष को फोन पर उनसे कोरोना पर वहां के हालात की जानकारी ली। इस बीच पीएम मोदी ने मास्क पर पूछे गए जिलाध्यक्ष के सवाल पर कहा कि सभी लोग गमछे से मुंह ढके। पीएम मोदी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए लोगों को जागरूक करने को भी कहा। पीएम मोदी को जानकारी दी गई कि उनके संसदीय क्षेत्र में लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अवैध तरीके से आया बांग्लादेश का एक जहाज नदी में डूब गया। यह जहाज भारत से सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान लेकर लौट रहा था, जो कि देखते ही देखते हुगली नदी में समा गया। इससे पहले एक बड़ा छेद होने की वजह से जहाज का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिखा, लेकिन कुछ देर बाद नदी की तेज लहरों ने जहाज को अपने अंदर खींच लिया और कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज नजरों के सामने से गायब हो गया। हालांकि जहाज पर सवार 8 लोग किसी तरह नदी से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाहर आते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। अफगानिस्तान ने 100 तालिबानी कैदियों को रिहा कर दिया और दावा किया कि ये उन 5000 कैदियों में शामिल है जिन्हें विद्रोहियों और अमेरिका के बीच हुई शांति समझौते के तहत छोड़ा जाना है। जिसके बाद जेल से छोड़े गए सभी कैदी बेहद खुश नजर आए। हालांकि तालिबान की ओर से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि जिन लोगों को रिहा किया गया है उनके नाम अमेरिका को सौंपी गई लिस्ट में शामिल हैं या नहीं। अमेरिका और तालिबान के बीच इसी साल फरवरी में हुए समझौते में यह भी कहा गया था कि तालिबान अपनी कैद से 1000 सरकारी कर्मचारियों को आजाद करेगा। इस समझौते का मकसद अफगानिस्तान में दशकों से चली आ रही लड़ाई को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बैंक पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल पेश की। लोगों ने लॉकडाउन के बीच सरकार और बैंकों के जरिए बनाए गए सभी नियमों का पालन किया और एक बैंक के बाहर एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर रखी गई कुर्सियों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बैंक के अंदर भी नजर आईं, जहां तय दूरी पर रखी गई कुर्सियों पर लोग बैठे दिखे। जब कोई एक कुर्सी से उठकर काउंटर पर जाता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अपनाए गए इस तरीके से न तो लोग एक जगह जमा हुए और न ही बैंक वालों को काम के निपटारे में कोई परेशानी हुई। जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं हमारे, इनको तकलीफ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए, इसके लिए हमने चेयर्स लगाई हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से बचने के लिए बैंक पहुंचने वाले सभी लोग मास्क या फिर कपड़ों से अपने मुंह को ढके भी नजर आए। केरल के मलप्पुरम में कोरोना के एक मरीज के ठीक होने पर डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की। इस आदमी का करीब 2 हफ्ते से इलाज चल रहा था। पूरी तरह ठीक होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 46 साल के मुस्तफा नाम के आदमी के ठीक होने पर अस्पताल के पूरे स्टाफ ने ताली बजाकर खुशी जाहिर की। सभी लोग एम्बुलेंस तक उसे विदा करने भी आए। यह आदमी 21 मार्च को दुबई से भारत लौटा था और जांच करने पर उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे। 28 मार्च को कोरोना के इस मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और लंबे इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उत्तराखंड के चंपावत में मास्क की कमी को पूरा करने के लिए पुलिस मास्क बनवाने में जुट गई ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मास्क की मांग भी काफी बढ़ गई
और यही वजह रही कि मास्क बनाने का काम तेज कर दिया गया। इसके लिए पुलिस लाइन में कुछ सिलाई मशीनों का इंतजाम किया गया, जिनकी मदद से वहां मौजूद महिलाएं मास्क बनाती दिखाई दी। पुलिस लाइन में 6 महिलाएं हैं जिनको लगाया गया है, जो कि प्रति दिवस 150 मास्क बनाती हैं। मास्क बनाने के दौरान महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। बताया गया कि तैयार किए गए ये मास्क पुलिस कर्मियों के साथ गरीबों को मुफ्त में दिए जाएंगे, ताकि उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा इजराइल भेजे जाने पर पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। भारत ने अमेरिका, ब्राजील और इजराइल समेत कई देशों को मलेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजी है, जिसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के समय किया जा रहा है। बेंयामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया है और शुक्रिया अदा किया है। भारत ने 21 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा एक्सपोर्ट करने के लिए सभी रास्ते खोले हैं और अब इजराइल ने इसको लेकर के शुक्रिया अदा किया है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को ट्वीट के जरिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा इजराइल भेजने के लिए मेरे प्रिय मित्र भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। इजराइल के सभी नागरिकों ने धन्यवाद कहा है। दोनों देशों की दोस्ती बनी रहे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लंबी लड़ाई की रणनीति पर काम शुरू कर दिया, जिसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेशों को कोरोना के इलाज और रोकथाम की व्यवस्था करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, जिसे कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज नाम दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अगले 4 साल तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 चरण में कोरोना से निपटने की रणनीति पर अमल करने का निर्देश दिया गया है, जिसका पहला चरण इस साल जनवरी से जून तक, दूसरा चरण जुलाई से मार्च 2021 तक और तीसरा चरण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक चलेगा, जिसके लिए आर्थिक सहायता की पहली किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें कोरोना के लिए विशेष अस्पताल, आइसोलेशन सेंटर और लैब बनाने के लिए 100% आर्थिक सहायता केंद्र सरकार देगी। साथ ही वेंटिलेटर और दूसरे जरूरी मेडिकल उपकरण, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए सुरक्षा किट और टेस्टिंग किट की खरीद भी इस पैकेज के तहत की जाएगी। इसके तहत स्टेट पीपीज N95 मास्क, वेंटिलेटर्स या कोई और भी सप्लाईज हैं वह भी खरीद सकते हैं, जिसको टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी। साथ ही हम कम्युनिटी सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ के लिए भी इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एम्बुलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने शहर के 5 और नए इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया है, जिससे दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या 20 से बढ़कर 25 हो गई है। जिन इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है उनमें बंगाली मार्केट, सदर बाजार जोन और निजामुद्दीन दरगाह शामिल है। इसके अलावा मोतीबाग का शास्त्री मार्केट, जेजे कैंप और पश्चिम विहार के एक इलाके को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो अब 5 और नए इलाके दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित किए हैं। अब दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 20 से बढ़कर 25 हो गई है। इसमें निजामुद्दीन का इलाका शामिल है। इसके अलावा बंगाली मार्केट और सदर बाजार इलाका भी शामिल है। 5 और कोरोना हॉटस्पॉट घोषित हो गए हैं, जिसमें बंगाली मार्केट, सदर बाजार, मोतीबाग का शास्त्री मार्केट, जेजे कैंप भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के 22 हॉटस्पॉट के आसपास पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। ये दिल्ली के पास का इलाका है। सरकारी आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस ने इन इलाकों में बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए। इससे आवश्यक सेवाओं में आने वाले लोगों के लिए भी काम पर जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि पुलिस की तरफ से इन इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। नोएडा के सेक्टर 28 के वरुण विहार अपार्टमेंट में तो एक डॉक्टर दंपति को रोक लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोलने से साफ मना कर दिया। जब उनसे गेट की चाबी मांगी गई तो उन्होंने चाबी पुलिस के पास होने की बात कह दी। There is no police van, you can see all around, there is no one to approach, and if you say call at 112, there is no call receiving. I have done it 10 times and no one is receiving the call. Because of this sealing of the main gates, we are not being allowed to go out at all. Is this the way we are going to handle the problem of corona? इसी तरह नोएडा के सेक्टर 8 की जिस झुग्गी बस्ती से 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, वहां भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए। इस वक्त नोएडा के सेक्टर 8 में हम मौजूद हैं। ये भी वो जगह है जिसे सील किया गया है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 37 में जिस हाउसिंग सोसाइटी को सील किया गया है, वहां भी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखे।
वहीं जिले के सील किए गए इलाकों में सरकार ने घर घर जाकर सर्वे कराने का काम भी शुरू कर दिया। इसके लिए प्रशासन की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं की कई टीमों को अलग अलग इलाकों में भेजा गया, जिनमें सेक्टर 5 का हरौला इलाका भी है, जहां आशा कार्यकर्ताओं की एक टीम ने घर घर जाकर सर्वे करने का काम शुरू किया। हमें घर घर जाके सर्वे करना है और देखना है कौन किसी को कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, उसका नाम लिख के ले आना है, सारा उसका चेकअप होगा, वह सब कुछ होगा। प्रशासन की तरफ से हर एक कार्यकर्ता को रोजाना 100 घरों का सर्वे करने के लिए कहा गया है। प्रशासन इस सर्वे के तहत सील किए गए इलाकों में उन लोगों की पहचान करने में जुटा है जो कोरोना संदिग्ध हो सकते हैं। 100 घर के बाद में वो फॉर्मेट की टोटल रिपोर्ट करके देनी है, कितने सदस्य थे, क्या था वो पूरा, अगर कोई केस है तो उसकी पूरी डिटेल हमें लाके देनी है। घर घर सर्वे कराने के साथ प्रशासन की तरफ से सील किए गए हॉटस्पॉट में खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें भी होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा नोएडा में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो गया। वहां सील किए गए इलाकों में ड्रोन की मदद से केमिकल का छिड़काव किया गया। नोएडा के सेक्टर 8 इलाके में जहां झुग्गी बस्ती है, वहां भी ड्रोन की मदद से सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। प्रशासन की तरफ से ऐसे ड्रोन इस्तेमाल किए गए जो 20 से 25 मिनट तक बिना रुके केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं। इनमें 5 लीटर की टंकी फिट की गई है, जिसे खाली होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। प्रशासन की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी हॉटस्पॉट पर इस तरह के ड्रोन सैनिटाइजेशन के काम में लगाए गए हैं। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने तबलीगी जमात पर कोरोना वायरस के जरिए देश में आत्मघाती हमला करने का आरोप लगाया है। वसीम रिजवी का आरोप है कि तबलीगी जमात ने भारत में 1 लाख लोगों को मारने की साजिश रची थी। जितनी बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। मलेशिया जमातियों की भूमिका इस कोरोना आत्मघाती हमले में अहम होने की वजह से जाकिर नाइक जो मलेशिया में रह रहा है, उसका भी इस साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस की चपेट में आने से देश में पहले डॉक्टर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में इंदौर के रहने वाले डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवाणी की कोरोना की वजह से मौत हो गई। हालांकि वो कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आगरा में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। ये सभी 5 तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 5 नए केस मिलने के बाद अब आगरा में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 89 हो गई है। तो आगरा में अब नए केस सामने आए हैं और 89 ये मामले हो चुके हैं। बताया गया कि 5 नए केस हैं, जिसमें 5 के 5 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। और अब आगरा में 5 नए केस सामने आने के बाद कोरोना के मामलों की संख्या 89 पहुंच गई है।